Hello everyone, welcome to Parishram Vigyanam. In this video, we'll discuss the second part from the chapter Breathing and Exchange of Gas. हम लोगों ने पहले पार्ट में ऑलरेडी इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन के बारे में डिटेल्स में जाना है. अभी इस पार्ट में हम लोग डिफरेंट टॉपिक्स के बारे में जानेंगे. ओके then starting from a new topic that is respiratory volume and capacity. हाँ, हम लोग अभी respiratory volume and capacity के बारे में पढ़ेंगे. तो फर्स्ट है हम लोग का टाइडल वॉल्यूम. ये अभी टाइडल वॉल्यूम है क्या? टाइडल वॉल्यूम इज़ द वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड नॉर्मली. जो हम लोग अभी नॉर्मली जो इनहेल कर रहे हैं और जो नॉर्मली हम लोग एक्सेल कर रहे हैं वो वॉल्यूम को हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. हाँ, और ये जनरली अप्रॉक्सीमेटली 500 ml का होता है. इज़ इट क्लियर? जो हम लोग नॉर्मली जो इनहेल एंड एक्सेल कर रहे हैं वो वॉल्यूम को हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं. हो गया? अभी मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, इट इज सेइंग दैट इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. अभी ये इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है क्या? हाँ, ये है एडिशनल एयर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन. जो हम लोग फोर्सफुली हम लोग जो इंस्पायर करते हैं, जो फोर्सफुली हम लोग इनहेल करते हैं, फोर्सफुली हम लोगों ने लिया है ना, जो एडिशनल एयर लिया है फोर्सिबली, उसको हम लोग इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम बोलते हैं. इन शॉर्ट IRV, विच इज़ जनरली 2500 to 3000 ml. 2500 to 3000 ml. हो गया? अभी जो इंस्पिरेशन कैपेसिटी क्या है? अभी जो इंस्पिरेशन कैपेसिटी वो है जिसको हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? बाय एडिंग टाइडल वॉल्यूम. जो नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल है, जो नॉर्मल इनहेल एंड एक्सेल है उसको हम लोग टाइडल वॉल्यूम बोलते हैं, प्लस द इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम जो हम लोगों ने एडिशनल एयर जो फोर्सिबली लिया है बॉडी का अंदर, तो वो हो गया हम लोग का बन गया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. वो एक कैपेसिटी है इंस्पिरेशन का, इनहेलेशन का कैपेसिटी है. दैट इज 2500 to 3000 ml इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. समझ में आया? जो हम लोगों ने फोर्सिबली लिया है, जो एडिशनल एयर, उसी वॉल्यूम को हम लोग बोलते हैं इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. समझ में आया? Similarly, we have expiratory reserve volume. Same है inspiratory reserve volume जैसे ही है, पर इसमें there is additional air by forcible expiration. हम लोगों ने अभी inspiratory reserve volume में क्या लिया है? जो हम लोगों ने जो सांस एडिशनल लिया है, अभी छोड़ने के लिए जो हम लोग जो छोड़ते हैं, जो फोर्सिबली छोड़ते हैं एडिशनल एयर छोड़ा, तो ये क्या हो गया? ये एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम हो गया. इन शॉर्ट ERV, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1000 to 1100 ml. इज इट क्लियर? अभी तुम लोगों ने एक बात नोटिस किया, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम इज बिट हायर देन कंपेयर टू एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम. मीन्स इससे क्या कंक्लूड करते हैं? हम लोग ज़्यादा एडिशनल एयर इनहेल कर सकते हैं एज कंपेयर टू द एक्सेल. समझ में आया? ज़्यादा हम लोग एयर ले सकते हैं और उस कंपैरेटिवली हम लोग कम एयर छोड़ते हैं. इज़ इट क्लियर? सिमिलरली एक्सपिरेटरी कैपेसिटी हम लोग निकाल सकते हैं टाइडल वॉल्यूम, जो नॉर्मल इनहेलेशन एक्सेलेशन था, टाइडल वॉल्यूम विथ एडिशन विद द एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो है फोर्सफुल एक्सेलेशन का वॉल्यूम. समझ में आया एक्सपिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम? समझ में आया? अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. दैट इज रेसिडुअल वॉल्यूम. व्हाट डू यू मीन बाय रेसिडुअल? जो बचा कुचा, जो बच गया है. समझ में आया? जो बच गया है. अभी देखते हैं क्या बोल रहा है. द एयर इन द लंग्स आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन. अभी हम लोगों ने फोर्सिबल एक्सपिरेशन किया है, फोर्सिबल एक्सेलेशन किया है, निकाल दिया एयर को. हाँ, अभी तो लंग्स में थोड़ा तो कुछ बचेगा. दैट वॉल्यूम इज कॉल्ड द रेसिडुअल वॉल्यूम, जो बच गया है लंग्स का अंदर, विच इज़ अराउंड 1100 to 1200 ml, जो बच गया है. समझ में आया?
जो बचा कुचा एयर है जो लंग्स में बच गया है उसको हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम बोलते हैं। अभी जो रेसिडुअल वॉल्यूम और एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सिबल एक्सपिरेशन से हम लोगों को मिला है वॉल्यूम, इसको होल टुगेदर हम लोग निकाल सकते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी। समझ में आया? द एयर रिमेन्ड इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। अभी फंक्शनल रेस्पिरेटरी कैपेसिटी से हम लोग को क्या मिलेगा? द एयर रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन मिल जाएगा। कैसे मिलेगा? बाय एडिंग रेसिडुअल वॉल्यूम विथ एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम क्या था? जो एयर जो लंग्स में बच गया है आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन, और एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम जो क्या है, जो हम लोगों ने फोर्सिबली एक्सेल आउट किया है, वो वॉल्यूम। समझ में आया? फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी एंड रेसिडुअल वॉल्यूम। ओके, यू हैव टू प्रैक्टिस अ लॉट, अदरवाइज इट विल बी वेरी कंफ्यूजिंग। देन मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी चलते हैं वाइटल कैपेसिटी पे। वाइटल कैपेसिटी है क्या? ये जो मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर दैट कैन बी ब्रीथड इन और आउट आफ्टर फोर्सिबल एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन। अभी जो मैक्सिमम वॉल्यूम हम लोग एयर इनहेल एंड एक्सेल करते हैं, ब्रीथिंग करते हैं आफ्टर अ फोर्सिबल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, जो मैक्सिमम वॉल्यूम हम लोग करते हैं। हाँ, अभी जो इसमें हम लोग का क्या ऐड होगा? इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड होगा, एक्सपिरेशन रिजर्व वॉल्यूम भी ऐड होगा एंड टाइडल वॉल्यूम भी ऐड होगा। टाइडल वॉल्यूम क्या था? द नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ इंस्पिरेशन, इनहेलिंग एंड एक्सेलिंग, नॉर्मल वॉल्यूम। ये जो फोर्सिबल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन से आता है वॉल्यूम, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, इन तीनों को एड अप करके विल गेट द वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम वॉल्यूम आफ्टर द फोर्सफुल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ओके, इज इट क्लियर? वाइटल कैपेसिटी समझ में आया? अभी चलते हैं टोटल लंग कैपेसिटी। अभी हम लोग का लंग का कैपेसिटी कितना है उसको हम लोग निकाल सकते हैं वाइटल कैपेसिटी से और रेसिडुअल वॉल्यूम से। इसको हम लोग कैसे निकालें? इसको हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में पढ़ा। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को ऐड करेंगे विथ एक्सपिरेटरी रिजर्व को ऐड करेंगे विथ टाइडल वॉल्यूम के साथ ऐड करेंगे। टाइडल वॉल्यूम क्या था? द नॉर्मल इनहेलेशन एंड एक्सेलेशन, उसका वॉल्यूम। एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सिबल एक्सपिरेशन से जो वॉल्यूम मिले। इंस्पिरेशन रिजर्व वॉल्यूम जो फोर्सफुल इनहेलेशन से हम लोग को जो वॉल्यूम मिले। और रेसिडुअल वॉल्यूम द amount of air remain, the volume of air remain inside the lungs after forcible expiration, residual volume। अभी सबको प्लस करके हम लोग को मिल जाएगा टोटल लंग कैपेसिटी। लंग का कैपेसिटी कैसा है, कितना है, वो हम लोग को यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से निकल जाएगा। समझ में आया? अभी यहाँ पर वॉल्यूम एंड कैपेसिटी का कॉन्सेप्ट ख़त्म हुआ है। अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में जाएंगे। ये अच्छे से बार बार पढ़ना है सो दैट यू रिमेंबर। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, लेट्स स्टार्ट विद एक्सचेंज ऑफ गैस। अभी गैसेज एक्सचेंज कैसे होता है? हाँ, अभी पढ़ते हैं। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया है एल्वियोली टू ब्लड, ब्लड टू टिश्यू, देन फ्रॉम टिश्यू टू ब्लड, ब्लड टू एल्वियोली, alveoli to blood and between blood to tissue। अभी फिर से मैं लिख देती हूँ alveoli to blood, alveoli to blood, from blood to tissues। ओके, अभी मैं कलर चेंज कर देती हूँ। एल्वियोली से ऑक्सीजन जाएगा डिफ्यूज़ होके ब्लड में, एंड ब्लड जो कैरी करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द टिश्यूज़।
समझ में आया? अभी टिश्यू जो खराब चीज़ इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा ब्लड में। अभी ब्लड जो एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड लेके जाएगा, अभी ये एल्वियोली जो एक्सेल आउट कर देगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, अभी ये ऑक्सीजन आया कहाँ? फ्रॉम इंस्पिरेशन। ओके, समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अभी जो ये एल्वियोली टू ब्लड गया है ऑक्सीजन एंड ब्लड टू एल्वियोली आया है कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज कॉल्ड द पल्मोनरी रेस्पिरेशन. Pulmonary respiration. In the first part of the video I have explained in the first part. Okay, you can go and check it out. अभी ब्लड से जो ऑक्सीजन टिश्यू में गया है, टिश्यू से फिर से कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में गया है, इसको क्या बोलते हैं? सेल्यूलर रेस्पिरेशन. सेल्यूलर रेस्पिरेशन. इज इट क्लियर नाउ? कैसे एक्सचेंज होता है, गैसेज एक्सचेंज. ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अभी क्या लिखा है इधर? एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑकर्स बाय सिंपल डिफ्यूजन प्रोसेस से होता है. सिंपल डिफ्यूजन वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दैट. एंड ये क्यों होता है? ड्यू टू प्रेशर और कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट. बिकॉज एक जगह से दूसरा जगह गया है तो क्या फेवर करता है? एक तो प्रेशर ग्रेडियंट होना है, मीन्स डिफरेंशियल प्रेशर इन बोथ द एरियाज. टू एरियाज के बीच में एक्सचेंज हो रहा है तो प्रेशर का डिफरेंस होना है. कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होना है, मीन्स डिफरेंस होना है दो जगह का. हाँ, मीन्स इधर हाई प्रेशर और हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो प्रेशर और लो कॉन्सेंट्रेशन में जाएगा. अभी समझ में आया? एंड इट्स ऑल्सो डिपेंड अपॉन द सल्यूबिलिटी ऑफ द गैसेस. सल्यूबल मीन्स व्हाट? वो अच्छे से घुल मिल गया है कि नहीं. हाँ, वो अभी गैस तो अकेले तो नहीं जाएगा, उसको ब्लड के साथ डिफ्यूज़ होके जाना पड़ेगा. समझ में आ रहा है? वो सल्यूबिलिटी भी एक फैक्टर है. एक तो हो गया प्रेशर एंड कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, एक फैक्टर हो गया सल्यूबिलिटी ऑफ द गैस, थर्ड फैक्टर हो गया थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन. अभी जो मेम्ब्रेन क्रॉस करके जाएगा ना, इट विल डिफ्यूज. डिफ्यूजन कहाँ पर होता है? बिटवीन अ मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बीच में होता है. मेम्ब्रेन भी का थिकनेस भी डिटरमाइन करेगा एक्सचेंज ऑफ गैस. इज इट क्लियर? थिकनेस ऑफ द मेम्ब्रेन ऑल्सो डिटरमाइंस द एक्सचेंज ऑफ द गैस. डिफ्यूजन कैसे होगा वो डिटरमाइन करेगा. समझ में आ गया ये 3 पॉइंट? अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. अभी थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बता देते हैं जल्दी जल्दी से. डिफ्यूजन जो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन एरिया में होगा डिफ्यूजन. एंड प्रेशर रिलेटेड हाई प्रेशर से लो प्रेशर जाएगा. समझ में आया? कॉन्सेंट्रेशन एंड प्रेशर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन एंड हाई प्रेशर टू एरिया ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन एंड लो प्रेशर एरिया में जाएगा. मूवमेंट ऑफ द गैस मैं बात कर रही हूँ. समझ में आया यहाँ तक? अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे. प्रेशर कंट्रीब्यूट्स बाय इंडिविजुअल गैस. अभी हम लोग पार्शियल प्रेशर का कॉन्सेप्ट में आते हैं. अभी पार्शियल प्रेशर है क्या चीज़? हाँ, अभी पढ़ते हैं थियोरी, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल्स. प्रेशर कंट्रीब्यूट्स बाय इंडिविजुअल गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैस इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर. हाँ, समझ में आया? अभी जो अ मिक्सचर ऑफ गैस होगा, अभी हम लोग जो इनहेल करेंगे इन द फॉर्म ऑफ मिक्सचर ऑफ गैस. अभी हम लोग छाट के नहीं ले रहे कि हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करेंगे, बाकी सब नहीं करेंगे. सब तो घुस रहा है हम लोग का बॉडी के अंदर. इट्स अ मिक्सचर ऑफ गैस. ओके, तो उसमें से जो मिक्सचर ऑफ गैस में से जो गैस प्रेशर क्रिएट करेगा, जो कंट्रीब्यूट करेगा, उसको बोलते हैं पार्शियल प्रेशर. और कौन कौन सा गैस प्रेशर क्रिएट करने के लिए कंट्रीब्यूट करता है? वन इज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वन इज ऑक्सीजन. इसलिए इसको रिप्रेजेंट करता है पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन. इसलिए हम लोग इसको डिनोट करते हैं PCO2 एंड PO2. फिर से पढ़ते हैं क्या बोला है? प्रेशर कंट्रीब्यूटेड बाय इंडिविजुअल गैस. इट इज टॉकिंग अबाउट कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन. दे यूज टू कंट्रीब्यूट इन द प्रेशर, क्रिएटिंग द प्रेशर. In a mixture of a gas, in a mixture of the gas, only these two are contributing in creating the pressure. समझ में आ गया अभी? इसलिए इसको बोलते हैं partial pressure.
जिसको रिप्रेजेंट करते हैं PCO2 एंड PO2। ओके, सो अभी इसमें से क्या कंक्लूड कर सकते हैं? इट्स मूव फ्रॉम हाई पार्शियल प्रेशर एरिया टू द लो पार्शियल प्रेशर एरिया। हाई से लो जाएगा, हर रोज समझो, याद रखो, हाई टू लो जाएगा, हाई टू लो जाएगा। समझ में आया? अभी चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अभी ये फैक्ट जानते हैं, फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, फॉर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑल्सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। अभी सल्यूबिलिटी के बारे में जानते हैं। सल्यूबिलिटी क्या है? किसी लिक्विड या सोल्यूशन के साथ अच्छे से घुल मिल जाना, डिजॉल्व हो जाना। तो सल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स मोर देन द सल्यूबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन। कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी घुल मिल जाता है। लाइक अभी ब्लड में डिफ्यूज होना है ना, ब्लड में घुल मिल करके सब में जाना है। ऑक्सीजन फर्स्ट एल्वियोली में जाके ब्लड में जाके पूरा बॉडी पार्ट्स में भेजना है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और टिश्यू से खराब ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो, वो फिर से लाना है और एल्वियोली से होके निकाल देना है, एक्सेल आउट। हाँ, अभी सल्यूबिलिटी, अभी कार्बन डाइऑक्साइड इफ़ हम लोग एक बाउल में ब्लड सैंपल ले और उसके बाद उसमें अलाउ करें, एक्सपेरिमेंट में बोल रही हूँ, अलाउ करें कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करने के लिए, तो हम लोग को क्या पता चलेगा कि कार्बन डाइऑक्साइड जल्दी घुल मिल जाएगा ब्लड के साथ एज कंपेयर टू द ऑक्सीजन। क्यों? बिकॉज सल्यूबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा है। सल्यूबिलिटी कार्बन डाइऑक्साइड का 20 to 25% ज़्यादा है कंपेयर टू ऑक्सीजन। सो कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजेज मच फास्टर थ्रू द मेम्ब्रेन, इसलिए वो जल्दी डिफ्यूज़ भी होता है। सल्यूबिलिटी ज़्यादा है तो डिफ्यूजन भी ज़्यादा होगा। 20 to 25% ज़्यादा है कार्बन डाइऑक्साइड का। समझ में आया? ओके, अभी चलते हैं नेक्स्ट। अभी देखो, अभी हम लोग एल्वियोली और वो ब्लड स्ट्रीम का बीच में जो डिफ्यूजन होगा वो अच्छे से देखेंगे, उसका लेयर्स देखेंगे। हाँ, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन देखेंगे, इज ऑफ 3 layers थिक। ये जो 3 layers थिक है दैट इज एल्वियोलर स्क्वामस एपिथेलियम। अभी कौन सा है एल्वियोलर स्क्वामस एपिथेलियम? ये जो ग्रीन वाला है ना, ये एल्वियोलर स्क्वामस एपिथेलियम है। एल्वियोलर स्क्वामस एपिथेलियम एक लेयर हो गया, एल्वियोलर स्क्वामस एपिथेलियम। उसके बाद एंडोथेलियम ऑफ एल्वियोलर कैपिलरीज। अभी ये जो देखा है ये वाला एल्वियोलर एंडोथेलियम, ये है एंडोथेलियम ऑफ द एल्वियोलर कैपिलरी। एंडोथेलियम, ये वाला एंडोथेलियम। ये क्या था? एपिथेलियम, ये जो एंडोथेलियम। समझ में आया? उसके बाद उसका बीच में इन बिटवीन द बेसमेंट सब्सटेंस, ये जो बेसमेंट सब्सटेंस, ये जो ये वाला कलर का दिखाई मिल रहा है, येलो कलर का, वो है बेसमेंट सब्सटेंस। अभी मैं एक और ड्राइंग बना के देखती हूँ। हाँ, suppose this is the alveoli, a larger section of one alveoli only I am showing you। इस alveoli का पास ही blood stream होता है and it is having squamous epithelium। this one is the layer, ये एक layer है epithelium। समझ में आया? और एक लेयर मैं बना रही हूँ, ये एक लेयर है, ये क्या बोला है? एंडोथेलियम। एंडोथेलियम, समझ में आया? और ये जो बीच वाला एरिया है, ये बेसमेंट सब्सटेंस बोला है। 3 लेयर थिक बोला है ना, जिसमें से डिफ्यूजन होगा। ये जो बेसमेंट सब्सटेंस, बेसमेंट, BASE, बेसमेंट सब्सटेंस। मैं अच्छा ही ड्राइंग बनाती हूँ, पर इधर जब होता है तब मेरा ख़राब हो जाता है। हाँ, डोंट माइंड। अभी देखो, फिर से ब्लैक ले लेती हूँ। ब्लैक हुआ? नहीं हुआ, कुछ अलग ही हो रहा है। हाँ, हो गया। अभी देखो, अभी 3 लेयर है जिसमें से डिफ्यूजन होगा, मीन्स इधर से आएगा, क्या आएगा? ऑक्सीजन आएगा। इधर से क्या डिफ्यूज़ आउट होगा? कार्बन डाइऑक्साइड होगा।
तो इसको 3 लेयर क्रॉस करना होता है, 3 मेम्ब्रेन थिक डिफ्यूजन होता है। समझ में आया? इसको इफ स्क्रीनशॉट मारना चाहते हो तो यू कैन टेक स्क्रीनशॉट और यू कैन पॉज और राइट व्हाटएवर यू वांट टू डू। ओके, समझ में तो आया ये? तो चलते हैं नेक्स्ट में। ये जो डायग्राम है बुक का, अभी कैसे हार्ट के साथ कनेक्टेड है और टिश्यू से कैसे एक्सचेंज हो रहा है, विल सी दैट। अभी देखो, अच्छा I'll take green. No, I'll take pink. Okay. अभी देखो ये है एल्वियोली। अभी इंस्पायर्ड एयर जो हम लोग इनहेल एयर अभी ले रहे हैं एल्वियोली के अंदर, ऑक्सीजन जा रहा है ऐसे एल्वियोली से ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ हो रहा है। ये देखो ऑक्सीजन ब्लड स्ट्रीम में डिफ्यूज़ हो रहा है, कैन यू सी इट? देन वो डिफ्यूज़ होके पल्मोनरी वेन से होके, पल्मोनरी वेन कैरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, डोंट गेट कंफ्यूज। पल्मोनरी वेन, इसमें ही नाम उल्टा पुल्टा कर दिया, आई डोंट नो क्यों उल्टा पुल्टा किया है। तो ये एक ओनली वेन है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, इसका नाम ही पल्मोनरी वेन दे दिया है। तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसने कैरी किया कहाँ पर? हार्ट में, ऑरिकल से होके जाएगा वेंट्रिकल्स तक, उसके बाद ये वेंट्रिकल से निकलेगा सिस्टमिक आर्टरी होके जाके वो फिर से ऑक्सीजन ही जा रहा है ना, ऑक्सीजन टिश्यू में डिफ्यूज़ कर देगा, टिश्यू में सब टिश्यूज़ लोग में वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देगा। इधर तक समझ में आया? कैसे हम लोग इनहेल एयर जो ऑक्सीजन है वो कैसे डिफ्यूज़ हुआ है एल्वियोली से, ब्लड स्ट्रीम से होके, पल्मोनरी वेन से होके जाके, हार्ट ऑरिकल वेंट्रिकल से होके, सिस्टमिक आर्टरी से होके फिर से टिश्यू में डिफ्यूजन कर दिया। टिल दिस पार्ट इट इज़ क्लियर? अभी हम लोग देखेंगे कैसे अभी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग का टिश्यू से वेस्ट जनरेट होता है। देखो अभी टिश्यू से हम लोग का कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट हुआ। अभी कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा कौन सा वेन से? सिस्टमिक वेन से कैरी करेगा। कहाँ जाएगा? हार्ट में जाएगा। हार्ट फिर से ऑरिकल वेंट्रिकल से होके पल्मोनरी आर्टरी से होके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ आउट कर देगा इनटू द एल्वियोली, जो एल्वियोली अभी एक्सपायर्ड कर देगा, एक्सेल आउट। इज इट क्लियर नाउ? समझ में आ रहा है? ओके अभी और एक देखते हैं, इसमें पार्शियल प्रेशर के बारे में भी दिया है ना, पार्शियल प्रेशर का वैल्यू भी दिया है। तो इधर क्या लिखा है? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन का देखना है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन एल्वियोली इज अराउंड 104 mmHg। ओके तो अभी देखो, अभी इधर में कितना है पार्शियल प्रेशर टिश्यू का पास? ऑक्सीजन 95 mmHg ऑक्सीजन का ही देखना है। तो ये हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गया कि नहीं? ये ऐसे जा रहा है ना, तो हम लोगों ने क्या पढ़ा है? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर जाएगा। ओके तो इधर हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गया है। अभी देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड का, दैट इज टिश्यू में 25 mmHg है और इधर कार्बन डाइऑक्साइड है 40 mmHg। ये भी हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गया कि नहीं? हाई प्रेशर टू लो प्रेशर गया कि नहीं? इधर हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन टू लो प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, इधर हाई प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू लो प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गया। समझ में आ रहा है ये डायग्राम अच्छे से? आई क्लियर इट, यू कैन मेक इट इन योर कॉपी इफ इट इज़ क्लियर टू यू, एंड यू कैन मेक अ शॉर्ट नोट बनाना है, होगा? तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। अभी पढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज ट्रांसपोर्ट ऑफ गैस। अभी गैस कैसे ट्रांसपोर्ट करता है ब्लड में? अभी देखते हैं, ब्लड इज द मीडियम ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द गैस,
दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को ब्लड ट्रांसपोर्ट करता है, ये तो पता चला हम लोग को। अभी देखो मोस्ट ऑफ द ऑक्सीजन अराउंड 97% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड थ्रू आरबीसी। आरबीसी कहाँ रहता है? प्लाज्मा में रहता है। हाँ, तो ये आरबीसी जो 97% ऑफ द ऑक्सीजन कैरी करता है, समझ में आया? एंड रिमेनिंग 3% बाय द ब्लड प्लाज्मा। ऑक्सीजन जो 3% ब्लड प्लाज्मा में कैरी करता है एंड 97% वो आरबीसी में कैरी करता है। एंड लाइकवाइज कार्बन डाइऑक्साइड जो ओनली 20 to 25% ट्रांसपोर्ट करता है थ्रू आरबीसी एंड रेस्ट 70% इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट। वो कन्वर्ट हो जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड कन्वर्ट हो जाता है in the form of bicarbonate, that is हाइड्रोजन कार्बोनेट। इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है अराउंड 70% एंड रेस्ट 7% इन द डिजॉल्व स्टेट इन द ब्लड प्लाज्मा, और रेस्ट 7% जो थ्रू ब्लड प्लाज्मा में ट्रांसफ़र होता है। समझ में आया? तो अभी हम लोग को क्या पता चला कि ऑक्सीजन जो कैरी होता है वो आरबीसी में कैरी होता है। अभी देखो एक बनाती हूँ। हाँ, दिस इज़ अ ब्लड प्लाज्मा which is having RBCs, they will have WBCs and all, I am not drawing that। ये हो गया हम लोग का RBC, ये हो गया प्लाज्मा। अभी सिर्फ मैं ऑक्सीजन दिखा रही हूँ। ऑक्सीजन 97% ऑक्सीजन कैरी करता है, आरबीसी ऑक्सीजन कैरी करता है 97%, एंड प्लाज्मा दैट इज़ लिक्विड मैट्रिक्स जो है वो 3% ऑक्सीजन कैरी करता है प्लाज्मा। समझ में आ रहा है अभी? हो गया? अभी देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आरबीसी, ये तो आरबीसी है, आरबीसी अभी कार्बन डाइऑक्साइड 20 to 25% कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा, CO2 आरबीसी। एंड प्लाज्मा में कितना? 7% कार्बन डाइऑक्साइड, प्लाज्मा में 7% कार्बन डाइऑक्साइड, एंड जो कन्वर्ट हो गया इन कार्बोनेट फॉर्म, हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म में, HCO3 हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म में, कार्बोनेट आयन में, वो 70% कैरी करेगा। समझ में आया? मीन्स इधर से क्या पता चलता है? आरबीसी ज़्यादा ऑक्सीजन कैरी करता है, हाँ, और प्लाज्मा ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करता है। ओके, यू हैव टू नो द परसेंटेज वेरी वेल। ऐसे तुम लोग शॉर्ट नोट्स ऐसे बना सकते हो डायग्रामेटिकली, सो दैट यू रिमेंबर। इसको मैंने वो डायग्राम में ही शो कर दिया है, इस थियरी को। समझ में आ रहा है? अभी चलते हैं, ये देखो, ये एक प्लाज्मा है। प्लाज्मा का अंदर यू हैव प्लेटलेट्स, यू हैव वाइट ब्लड सेल, यू हैव आरबीसी रेड ब्लड सेल। तो ये डायग्राम देख लेना है। प्लाज्मा का अंदर जो कंपोनेंट्स है, दीज आर द सॉलिड कंपोनेंट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स आर द सॉलिड कंपोनेंट्स ऑफ अ ब्लड। और ये जो प्लाज्मा जो लिक्विड मैट्रिक्स है जिसमें ये कंपोनेंट्स फ्लोट होके जाते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट में। अभी ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन। अभी ऑक्सीजन जैसे कैसे ट्रांसपोर्ट होता है? ऑक्सीजन भी ट्रांसपोर्ट होना है ना, कैसे ट्रांसपोर्ट होना है? तो हीमोग्लोबिन इन आरबीसी कंबाइंस विथ, अभी आरबीसी में जो, अभी हम लोग को क्या पता चला? आरबीसी जो प्लाज्मा के अंदर होता है, एंड आरबीसी का अंदर भी एक पिगमेंट होता है जो रेड कलर देता है उसको। रेड कलर पिगमेंट इज कॉल्ड द हीमोग्लोबिन, जो आरबीसी में होता है। हाँ, हीमोग्लोबिन इन आरबीसी कंबाइंस विथ ऑक्सीजन। अभी जो आरबीसी में जो हीमोग्लोबिन होगा वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन जो कंबाइन होगा ऑक्सीजन के साथ
to give oxyhemoglobin. अभी each hemoglobin combines with 4 oxygen molecules. तो एक if hemoglobin molecule है वो 4 oxygen molecule के साथ combine होगा. 4 oxygen molecule, just remember. होगा. And जो binding है, जो बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन है इज रिलेटेड विथ क्या क्या कंडीशन चाहिए? पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन एंड टेम्परेचर. ये 3 फैक्टर्स जो अफेक्ट करता है बाइंडिंग ऑफ हीमोग्लोबिन विथ ऑक्सीजन. अभी मैं एक ग्राफ दिखाऊंगी, उसमें डिटेल्स में दिखाऊंगी कैसे वो वर्क करता है, तब क्लियर हो जाएगा. What are the factors affecting the binding of hemoglobin with oxygen? एक तो partial pressure of oxygen and carbon dioxide हो गया, एक hydrogen ion concentration हो गया और temperature हो गया. समझ में आया? Okay? अभी तुम लोग लिख सकते हो, मैं बाद में फिर से समझा दूंगी. अभी पार्शियल प्रेशर ऑफ अभी हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होने के लिए क्या क्या फैक्टर्स ये मैंने बोला और क्या क्या फेवरेबल कंडीशन चाहिए होगा. पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जब कम होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कम होना पड़ेगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होना पड़ेगा, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन कम होना पड़ेगा और टेम्परेचर भी कम होना पड़ेगा, तब हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा. कितने मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा? 4 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन के साथ बाइंड होगा. 4. ओके, चलते हैं नेक्स्ट में. Percentage saturation of hemoglobin and partial pressure of oxygen forms sigmoid curve. So next slide में मैंने एक sigmoid curve दिया है, that is oxygen dissociating curve है, जिसमें percentage saturation of hemoglobin y axis में है. एक ग्राफ शो करूँगी. percentage saturation of hemoglobin जो y axis में है और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है एक्स एक्सिस में, जो सिग्मॉइड कर्व फॉर्म करता है. ओके, सिग्मॉइड कर्व फॉर्म करता है, दैट इज ऑक्सीजन डिसोसिएटिंग कर्व. ओके, अभी देखते हैं सिग्मॉइड कर्व जो ऑक्सीजन डिसोसिएटिंग कर्व है. ये जो डायग्राम जो तुम लोग का एनसीईआरटी बुक में है, बट विल गो इन डिटेल्स बाय यूजिंग दिस डायग्राम. सेम डायग्राम है ये, देखो ये मोर डिटेल्स में है और भी कुछ घुसाया है मैंने. होगा, अभी देखो ये जो नॉर्मल ग्राफ है, ये जो नॉर्मल है. ओके, एंड दिस ग्राफ यूज टू शिफ्ट. कभी इस साइड शिफ्ट होगा और कभी इस साइड शिफ्ट होगा. कैन यू सी द रेड ग्राफ? इस साइड शिफ्ट हो रहा है डाउनवर्ड. हाँ, अभी जब ये ग्राफ इस साइड शिफ्ट करेगा डाउनवर्ड्स, हाँ इस साइड शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स दिस साइड. When कब shift करेगा? When there is increase in partial pressure of carbon dioxide, when there is increase in hydrogen ion concentration, when there is an increase in temperature. तब क्या होगा? ऑक्सीजन बाइंडिंग एफिनिटी विथ हीमोग्लोबिन. अभी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करना है, वो एफिनिटी कम हो जाएगा. उन लोग का बीच का बॉन्डिंग जो बाइंडिंग होना है ना, वो बाइंडिंग नहीं हो पाएगा. अभी रेड वाला क्या बोल रहा है? लो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी. समझ में आया? कब होगा ऑक्सीजन, कब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा? कब होगा? जब पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज़्यादा होगा, तब ऑक्सीजन इसके साथ बाइंड नहीं कर सकेंगे. ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड नहीं कर सकेगा. कहाँ पर ये कंडीशन होगा? ये टिश्यू में होता है ये कंडीशन. जनरली इस कंडीशन में देयर इज डिक्रीज इन पीएच और इस कंडीशन को बोलते हैं बोर्स इफेक्ट. बोर इफेक्ट इज व्हाट? व्हेन द पार्शियल प्रेशर ऑफ carbon dioxide is low and hydrogen ion concentration is low and temperature is low and the oxygen binding affinity with the hemoglobin is also low. oh sorry मैंने लो बोल दिया क्या? जब partial pressure of carbon dioxide, hydrogen ion and temperature high होगा, हाई ज़्यादा होगा, और oxygen affinity with the hemoglobin कम होगा, लो होगा. pH भी लो है. कहाँ पर कंडीशन मिलेगा? टिश्यू में मिलेगा. एंड दिस इज कॉल्ड द बोर्स इफेक्ट एंड द ग्राफ विल शिफ्ट टुवर्ड्स दिस साइड. समझ में आ रहा है?
अभी जब ग्राफ इस साइड शिफ्ट करेगा ऊपर की तरफ, वो कंडीशन में क्या होता है, जब ऊपर की तरफ शिफ्ट होता है वो कंडीशन किससे फेवर करेगा, व्हेन देयर इज डिक्रीज इन पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। जब कार्बन डाइऑक्साइड कम होगा, हाइड्रोजन आयन एंड टेम्परेचर भी कम होगा, देन देयर इज अ इंक्रीज कार्बन डाइऑक्साइड एफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन। उन लोग अच्छे से हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो सकेंगे। दिस कंडीशन वी कैन सी इन एल्वियोली। समझ में आ रहा है? एल्वियोली में ये कंडीशन दिखाई मिलेगा। अभी ये दिस इज कॉल्ड हाई हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन एफिनिटी। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बस एक को ही याद रखना है, इन केस ऑफ टिश्यू में क्या हो रहा है, हम टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड निकाल रहा है, खराब चीज़ निकाल रहा है, वेस्ट जनरेट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अभी तो वो ब्लड में डिफ्यूज़ होना है, इसलिए हाई पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन भी हाई हो गया, टेम्परेचर भी हाई हो गया। अभी इसमें ऑक्सीजन का बात ही नहीं है, इसमें ऑक्सीजन बाइंडिंग विद द हीमोग्लोबिन एफिनिटी कम हो जाएगा, बिकॉज तब कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग एफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन ज़्यादा हो जाएगा। समझ में आ रहा है? अभी सिमिलरली सेम ही बट इन ऑपोजिट, ये ऑपोजिट केस हो गया इन एल्वियोली से अभी अच्छा हम लोग इनहेल किया है ऑक्सीजन। अभी जो इनहेल ऑक्सीजन हम लोग को पूरा बॉडी में ट्रांसफ़र करना है, एल्वियोली ट्रांसफ़र करेगा थ्रू द ब्लड स्ट्रीम। एल्वियोली अभी डिफ्यूज़ होना है ब्लड स्ट्रीम में। समझ में आया गया? सॉरी, एल्वियोली डिफ्यूज़ नहीं होना है ब्लड स्ट्रीम में, एल्वियोली में जो एयर है, ऑक्सीजन जो है एल्वियोली में, वो डिफ्यूज़ होना है ब्लड में। समझ में आ रहा है? तो इसलिए उसमें क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन ज़्यादा होगा और कार्बन डाइऑक्साइड लो हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। उसमें हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी लो होगा, टेम्परेचर भी लो होगा तब दैट विल लीड टू द इंक्रीज ऑक्सीजन एफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन। तब वो मोर बाइंड करेगा ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ। दिस कंडीशन वी कैन सी इन एल्वियोली। समझ में आ रहा है अभी ये ग्राफ? अभी सिर्फ इस कंडीशन को हम लोग बोर्स इफेक्ट कहते हैं। हाँ, जो टिश्यू में हो रहा है उसको हम लोग बोर इफेक्ट कहते हैं। समझ में आया है? तो चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी देखो, जो मैंने अभी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन किया है वो अभी थियोरी में मैंने दे दिया है। सो इसमें क्या बोला है, इन एल्वियोली, अभी हम एल्वियोली के बारे में थियोरी दिया है और ऑपोजिट तुम लोग टिश्यू के बारे में लिख सकते हो। इन एल्वियोली पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हाई, पढ़ लिया ग्राफ में, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज लो। कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, सेम वर्क करता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड लो होगा, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी लो होगा, टेम्परेचर भी लो होगा। समझ में है? तो इसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लो हुआ तो हाइड्रोजन आयन भी लो हो गया कंसंट्रेशन, उसके बाद टेम्परेचर भी लो हो गया। दैट फेवर्स बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद द हीमोग्लोबिन, जो फेवर करता है ऑक्सीजन एफिनिटी विद द हीमोग्लोबिन। समझ में आ गया? वेयर इज द ऑपोजिट कंडीशन वी कैन सी इन केस ऑफ टिश्यूज, जहाँ पर टिश्यू में देयर इज अ डिसोसिएशन ऑफ ऑक्सीहीमोग्लोबिन, ऑक्सीहीमोग्लोबिन टूट जाता है, डिसोसिएट हो जाता है, बिकॉज उधर क्या होता है, हीमोग्लोबिन विल बाइंड विद द कार्बन डाइऑक्साइड। समझ में आया? अभी ये जो मैंने ग्राफ एक्सप्लेन किया है उसका ये थियरी पार्ट है, और टिश्यू में भी तुम लोग एडअप कर सकते हो, जिसमें पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, टेम्परेचर भी ज़्यादा है, उसके बाद पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है। समझ में आया? ये एडअप कर सकते हो। इज इट क्लियर? समझ में नहीं आने से कमेंट सेक्शन में यू राइट इट डाउन, कहाँ पर कंफ्यूजन है, फिर से मैं वीडियो बनाऊंगी। समझ में आया? अभी देखते हैं, वो हम लोगों ने पढ़ लिया ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन, अभी हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सेम कॉन्सेप्ट है बट एक इधर न्यू चीज़ दिया है। अरे क्या हो गया? ओके, हाँ, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, अभी जो कार्बन डाइऑक्साइड जो अभी हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और जब कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा उसको हम लोग बोलते हैं कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन। ओके, कार्बोमिनो हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ओके,
ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने वाला को क्या बोलते थे? ऑक्सी हीमोग्लोबिन, और इसको कार्बन डाइऑक्साइड बाइंडिंग विथ हीमोग्लोबिन इज कॉल्ड द कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। हाँ, अभी जो इन टिश्यू में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होता है, सेम चीज़ बार बार रिपीट किया है, हाँ, सो दैट तुम लोग का भी रिवाइज हो जाए। टिश्यू में पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कम है, दैट फेवर्स द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड विथ हीमोग्लोबिन। और कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होने के लिए भी कुछ कंडीशन चाहिए होगा। क्या क्या कंडीशन चाहिए होगा? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होना है, हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन भी ज़्यादा होना है, टेम्परेचर भी ज़्यादा होना है। And the opposite condition helps in the dissociation of कार्बोइमिनोहीमोग्लोबिन in the alveoli. एल्वियोली में कार्बोइमिनोहीमोग्लोबिन डिसोसिएट हो जाता है, टूट जाता है। एल्वियोली में कार्बोइमिनोहीमोग्लोबिन टूट जाता है, और क्या बोलते हैं, टिश्यूज़ में ऑक्सी हीमोग्लोबिन डिसोसिएट होता है, टूट जाता है। समझ में आया? ये कंट्रास्टिंग जो वर्ड्स जो मैंने अभी बोला है वो एक बॉक्स में अच्छे से नोट डाउन करके लिख लेना है। समझ में आया कहाँ पर क्या हो रहा है? ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। अभी जो मैंने पहले स्लाइड में एक में बोला था ना, कार्बन डाइऑक्साइड दूसरा फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ कार्बोनेट आयन, दैट इज हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म में कन्वर्ट होता है, सो दैट 70% हाइड्रोजन कार्बोनेट फॉर्म में मूव करता है ब्लड में। हाँ, तो अभी ये कन्वर्ट कैसे होगा? विद द हेल्प ऑफ वन पर्टिकुलर एंजाइम। उस एंजाइम का नाम है क्या? कार्बोनेट एनहाइड्रेज। द एंजाइम कार्बोनेट एनहाइड्रेज हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनेट आयन टू ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड। अभी वो कार्बोनेट आयन में ट्रांसफ़र कर देगा। सपोज इधर क्या होता है, जो कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ बाइंड होगा इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज विच इज़ एन एंजाइम प्रेजेंट इन द ब्लड, एंड इट विल कन्वर्ट इट इनटू, किस में कन्वर्ट करता है? कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, कार्बोनिक एसिड में कन्वर्ट करता है, और ये जो ब्रेक डाउन होके आयनिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है, दिस इज कार्बोनेट आयन, दिस इज हाइड्रोजन आयन। ये जो 70% of the hydrogen carbonate used to move through the blood, ये carbon dioxide is converted to carbonic ion with the help of an enzyme that is called carbonic anhydrase. It's called carbonic anhydrase. ये enzyme का नाम याद रखना, carbonic anhydrase, जो convert करता है carbon dioxide to क्या? carbonic ion, carbonate ion, जिसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट। समझ में आया? तो चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। अभी जो हम लोग रेस्पिरेशन कर रहे हैं, ब्रीथिंग इन ब्रीथिंग आउट, तो इसको कोई कंट्रोल भी तो करना पड़ेगा। ये कंट्रोल कौन करता है? हम लोग का ब्रेन का कौन पार्ट कंट्रोल करता है, वो हम लोग पढ़ेंगे इधर। हाँ, रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन कैसे रेगुलेट होता है अभी देखते हैं। ह्यूमन बीइंग हैव द एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। हम लोग का खुद का एबिलिटी होता है टू मेंटेन करना, टू रेगुलेट करना द रेट ऑफ रेस्पिरेशन, टू फुलफिल आर डिमांड ऑफ द बॉडी टिश्यू। हाँ, वो कैसे होता है? न्यूरल सिस्टम से। अभी ब्रेन जो सिग्नल भेजेगा ना, ब्रेन तो सिग्नल भेजता है, वो तो न्यूरल सिस्टम से वर्क करता है। तो न्यूरल सिस्टम इज द मेन पार्ट which helps in the maintaining and moderating the breathing rate. ओके, अभी हम लोग पढ़ेंगे कि ब्रेन का कौन सा पार्ट इज इन्वॉल्व इन द रेगुलेशन, कौन ये ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट करा रहा है। हाँ, अभी देखते हैं मेन 2 पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन। एक तो हो गया पूरा हाइंड ब्रेन का 2 पार्ट। हाँ, अभी फर्स्ट पार्ट है, लेट मी चेंज द कलर। अभी फर्स्ट पार्ट है रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, मीन्स जो रिदम हो रहा है ना, एक रिदम में चल रहा है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट हो रहा है जल। हाँ, वो तो हो ही रहा है। हाँ, तो ये रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर एक होता है, दैट इज लोकेटेड इन द मेड्यूलर रीजन। ये मेड्यूलर रीजन है, इस जगह पे हम लोग का क्या होगा? रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर होगा। हाँ, एंड विच इज़ अ पार्ट ऑफ द आवर हाइंड ब्रेन, विच इज़ पार्ट ऑफ अ हाइंड ब्रेन। हम लोग का हाइंड ब्रेन का पार्ट है मेड्यूला। समझ में आया? एंड नेक्स्ट वन इज
न्यूमोटैक्सिक सेंटर, जो एक पॉन्स का पार्ट है, ये पॉन्स है, ये भी हाइंड ब्रेन में ही है पॉन्स। तो ये पॉन्स में क्या है, न्यूमोटैक्सिक सेंटर है विच हेल्प्स इन द मॉडरेट द फंक्शन ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। अभी जो ये जो एक रिदम कर रहा है ना, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट कर रहा है, रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर जो मेडुला है, मेडुला क्या कर रहा है, जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है जो मेडुला में है, वो क्या कर रहा है, ब्रीथ इन ब्रीथ आउट वैसे कर रहा है। अभी न्यूमोटैक्सिक सेंटर जो पॉन्स में है वो क्या कर रहा है, एक मॉडरेट रेट में लेके जा रहा है। ऐसा नहीं कि जल्दी से सांस ले लिया, जल्दी से इनहेल कर दिया, जल्दी से एक्सहेल भी कर दिया, वैसा नहीं है, और धीरे धीरे कर रहा है, ऐसा तो नहीं है। एक पर्टिकुलर रिदम मेंटेन कर रहा है, एक पर्टिकुलर मॉडरेट मीन्स क्या है, एक पर्टिकुलर, मॉडरेट को कैसे बोलेंगे, मॉडरेट जो क्या है, मीडियम लेवल में जा रहा है, ऐसा भी नहीं है नीदर टू हाई नीदर टू लो, मीडियम लेवल में जा रहे हैं, समझ में आया। तो वो रिदम को कंट्रोल करता है, मॉडरेट, समझ में आया। ये दो सेंटर है जो कंट्रोल में है, और एक सेंटर पढ़ेंगे नेक्स्ट में, वो भी मेडुला का पार्ट है। मेडुला में दो सेंटर है, एक तो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है मेडुला का, एक पॉन्स का न्यूमोटैक्सिक सेंटर है अभी मेडुला का, और एक सेंटर पढ़ेंगे दैट इज केमोसेंसिटिव एरिया, द थर्ड वन। Chemosensitive area means it is talking about some chemical substances. होगा near the rhythmic center means in the medulla region of the hind brain रहता है, is highly sensitive to, ये बहुत sensitive है to carbon dioxide and hydrogen ion concentration that ultimately controls the respiratory rate. अभी respiratory rate को control करेगा वो chemically जो का compound use होगा, that is कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये दोनों हम लोग का रेस्पिरेटरी रेट को कंट्रोल करते हैं। एंड ऑक्सीजन, वन मोर पॉइंट इज देयर, ऑक्सीजन इज नॉट इन्वॉल्व इन द कंट्रोल ऑफ द रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन तो काम ही नहीं करता है, ऑक्सीजन हेल्प ही नहीं करता है रेस्पिरेशन को कंट्रोल करने के लिए। मेन कंट्रोल करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन। समझ में आया, ऑक्सीजन कंट्रीब्यूट नहीं करता है कंट्रोल करने के लिए। ओके चलते हैं नेक्स्ट में। अभी एक टॉपिक देखते हैं दैट इज कॉल्ड माउंटेन सिकनेस। जब हम लोग एक हाई एल्टीट्यूड माउंटेन में जाएंगे, जैसे अभी मैं अभी प्लेन्स में रहती हूँ, मैं हाई एल्टीट्यूड में नहीं रहती, तो मैं इफ़ अभी किसी हाई एल्टीट्यूड में जाऊँगी, सपोज अरुणाचल एंड ऑल, उधर मैं सडनली जाऊँगी तो मेरा ब्रीथिंग करने में लिए थोड़ा प्रॉब्लम होगा। आई फील वॉमिटिंग, हेडेक, कुछ सांस लेने में प्रॉब्लम होगा, आई वी नीड ऑक्सीजन सिलेंडर वैसे चाहिए होगा। क्यों होता है, उसका इफेक्ट का नाम है हाइपोक्सिया। कंडीशन कैरेक्टराइज बाय इल इफेक्ट ऑफ हाइपोक्सिया। वो हाइपोक्सिया क्या है, शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। हम लोग का शॉर्टेज इन ऑक्सीजन हो जाता है जब हम लोग हाई एल्टीट्यूड में जाते हैं। इन द टिश्यूज़ में ऑक्सीजन सप्लाई कम हो जाता है एट हाई एल्टीट्यूड। हाँ, दिस इज फेस बाय द पर्सन गोइंग टू द हाई एल्टीट्यूड फॉर द फर्स्ट टाइम जो पर्सन गया है वो ज़्यादा सफ़र करता है। हाइपोक्सिया इज़ अ कंडीशन वेयर देयर इज़ अ शॉर्टेज ऑफ ऑक्सीजन। टिश्यूज़ में ऑक्सीजन का सप्लाई नहीं हो पाता, इसलिए थोड़ा डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग होता है, इसलिए वॉमिटिंग, नोजिया टाइप फील होता है, हेडेक टाइप फील होता है। ओके, दिस इज़ कॉल्ड द माउंटेन सिकनेस। ओके, चलते हैं द लास्ट टॉपिक पे, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम। 3 डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे, 3 टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ रिलेटेड है। तो फर्स्ट हो गया एस्थमा। यू नो अबाउट एस्थमा, बार बार सुनते होंगे। एस्थमा जो क्या है, देयर इज इन्फ्लेमेशन, फूल जाता है, स्वेलिंग ऑफ व्हाट, ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोल्स। हम लोगों ने पढ़ा है ब्रोंकी में क्या पढ़ा है, प्राइमरी ब्रोंकी, सेकेंडरी ब्रोंकी, टर्शरी ब्रोंकी। जैसे ट्रैकिया से लेफ्ट एंड राइट ब्रोंकी में डिवाइड होता है, उसके बाद ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर जो है ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोस, वो इन्फ्लेमेट हो जाता है, वो फूल जाता है। तो इसमें सिम्टम्स क्या है, वीजिंग, एक जो सांस लेने में एक साउंड आता है, वीजिंग। हाँ, तो वीजिंग होता है एंड डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग। एस्थमा में ब्रीथ करने के लिए डिफ़िकल्टी होता है, सांस लेने में तकलीफ होता है, बिकॉज जिस पर्सन का एस्थमा है उसका ब्रोंकी एंड ब्रोंकियोस फूला हुआ है, इन्फ्लेमेट है, फूला हुआ है, समझ में आया, इसलिए ऑक्सीजन सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रहा है,
इसलिए बार बार उन लोगों को ऑक्सीजन लेना पड़ रहा है, डायरेक्ट ऑक्सीजन दे हैव टू टेक। इज इट क्लियर? एस्थमा समझ में आया? एस्थमा क्या है? इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। अभी नेक्स्ट पढ़ते हैं इम्फाइसिमा। इम्फाइसिमा में क्या हो रहा है? इसमें एल्वियोलर वॉल जो डैमेज हो रहा है, जो एल्वियोली का वॉल, दिस इज मोर हार्मफुल। एल्वियोली का वॉल जो डैमेज हो रहा है, जिसमें मेन गैसेज एक्सचेंज हो रहा है हम लोग का, कार्बन डाइऑक्साइड आउट, ऑक्सीजन इन हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिकली क्यों हो रहा है? बिकॉज सम पीपल यूज टू डू स्मोकिंग विच इज़ वेरी बैड फॉर आवर हेल्थ। तो स्मोकिंग का वजह से इट इज़ द मेजर कंडीशन ऑफ इम्फाइसिमा। स्मोकिंग का वजह से होता है एल्वियोलर वॉल जो डैमेज हो जाता है। देयर इज शॉर्टेज ऑफ ब्रेथ इवन एट रेस्ट। तुम अभी सो भी रहे हो तब भी सांस लेने के लिए तकलीफ हो रहा है। रेस्ट में भी यू आर सफरिंग शॉर्टनेस इन ब्रीथिंग। ब्रीथिंग के लिए ब्रीथिंग करने में प्रॉब्लम हो रहा है। ड्यू टू स्मोकिंग यू आर सफरिंग फ्रॉम इम्फाइसिमा ड्यू टू डैमेज इन एल्वियोलर वॉल। एल्वियोलर का वॉल जो डैमेज हो गया, इसलिए हम लोग को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए। ओके अभी नेक्स्ट इज ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। ऑक्यूपेशन मीन्स वर्क प्लेस। वर्क प्लेस में जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर होता है उसको हम लोग ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर बोलते हैं। स्पेशली इन कोल माइन एरियाज, फैक्ट्रीज जहाँ पर ज़्यादा स्मोक एंड डस्ट क्रिएट होता है, उसमें उन लोग का वर्कर्स को दे यूज टू सफ़र फ्रॉम दैट। द वर्कर्स हु आर एक्सपोज टू अ लॉट ऑफ डस्ट, बहुत ज़्यादा डस्ट को एक्सपोज कर लिया, स्मोक को एक्सपोज कर लिया, दे आर मोर प्रोन टू दिस टाइप ऑफ disorders that leads to the inflammation of all the respiratory tract and the main respiratory organ का inflammation हो जाता है, फूल जाता है वो चीज़, and leading to the fibrosis. Fibrosis means what? कुछ स्कार हो जाना, दाग हो जाना, स्कार हो जाना, उसके बाद फूल जाना, तो डैमेज हो जाता है एंड लंग डैमेज होता है। इसमें फाइब्रोसिस होता है एंड लंग डैमेज होता है ड्यू टू इन्फ्लेमेशन। समझ में आ रहा है? समझ में आया ये ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर? ओके लास्ट आई वांट टू कंक्लूड दैट हम लोग इफ स्मोकिंग नहीं करते विल हैव अ हेल्दियर लंग्स। ओके इफ हम लोग थोड़ा स्मोकिंग करते हैं तो अनहेल्दी लंग्स ओनली। इफ हम लोग बहुत ज़्यादा स्मोक करते हैं विल हैव दिस ब्लैक डर्टी लंग्स। ओके सो हम लोग को स्मोकिंग नहीं करना चाहिए, पास भी नहीं जाना चाहिए, और जो स्मोकिंग करते हैं उसको भी मना करना चाहिए स्मोकिंग करने के लिए। ओके सो we are in the end of this chapter. Hopefully you understood. I'll bring multiple choice question in the next video. If थोड़ा भी कुछ doubt है please write down in the comment section. Okay and thank you. Okay thank you and thank you for your patient hearing.